हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो अपने बात कर रहे थे लास्ट टाइम प्रकाश के ऊपर और प्रकाश में अपने बात करते हुए पहुंच चुके थे परावर्तन पर। और परावर्तन में हमने डिस्कस कर लिया था दर्पण तक। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दर्पण को पढ़ते हुए अपने चलेंगे अपवर्तन पर। कहां चलेंगे? अपवर्तन पर। और अपवर्तन के बाद अपने बात करेंगे लेंस के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? लेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके। और अगर कोई ऐसा साथी है जिसने पीछे की क्लासें जो है वो नहीं लगा रखी है, तो पहले वो प्ले लिस्ट में जाके जो प्रकाश की पिछली क्लास है उस क्लास को लगा ले ताकि आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं दर्पण के ऊपर। दर्पण क्या होता है? दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहली बात तो ये किसके ऊपर है? परावर्तन जो हमने पढ़ा, इस परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है दर्पण। साधारण कांच पारदर्शी होता है। चांदी तथा पारा धातु जो है वो प्रकाश के अच्छे परावर्तक माने जाते हैं। अतः चांदी व पारा के लवणों को का लेपन जो है वो लेपन करके हम क्या बनाते हैं? दर्पण बनाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है भाई लोगों, कांच के ऊपर जो कांच होता है ये पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब मैंने कल बताया आपको, जिंग आर पार देख कांपा, जिक्का में आर पार दिख जे अपने बिन बोला पारदर्शी। तो भी पारदर्शी है एक साइड में। अगर आपा चांदी या फिर जो पारा धातु होती है अपनी, जो पारा धातु होती है इनको अगर लेप कर दिया एक साइड में तो वो बन जाए दर्पण। के बन जाए? दर्पण बन जाए। तो दर्पण जो होता है वो होता है अपना दो प्रकार का, एक तो समतल और एक होता है गोलीय। जो गोलीय होता है ये भी दो रूप में पढ़ते हैं, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण के रूप में पढ़ते हैं अपने। तो चलते हैं पहले समतल पर। तो एक चीज और याद रखें, रजत जो धातु होती है, रजत धातु जो है वो प्रकाश का एक उत्तम परावर्तक माना गया है। ये भी बात एग्जाम में पूछी हुई है, जो उत्तम जो परावर्तक होता है वो कौन होता है? तो उत्तम परावर्तक कौन होता है? रजत धातु होती है, यानी जो सिल्वर धातु होती है अपनी वो होती है। ध्यान रखना ये बात। अब बात करते हैं अपने समतल दर्पण पर। समतल दर्पण क्या होता है? जब समतल कांच की प्लेट, कोई कांच देखो सीधी सी बात भी कि समतल दर्पण बनाने में, समतल दर्पण बनाने खातर अभी आप बतायो कि जी कांच जी को है, कांच के एक साइड में आपा कर लिया लेप। किंगो लेप करा? चांदी को या फिर जो की पारा धातु है बिंगो लेप कर दिया तो वो बन जाए दर्पण। अगर आपा ले लिया वो कांच समतल तो बिंग एक साइड अगर आप लेप कर दिया चांदी या फिर पारा धातु को तो वो जो दर्पण बनेगा वो किसो बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा। देखो जब समतल कांच की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ जैसे पारा है या फिर चांदी है का लेपन किया जाता है तो इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक का काम करता है, जिसे हम कह देते हैं समतल दर्पण। क्या कह देते हैं? समतल दर्पण कह देते हैं। ओके, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की बात करें, अगर समतल दर्पण से प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब सदैव वस्तु के समान बनता है। वस्तु के क्या बनता है? समान बनता है। एक मुख्य बात इसमें यही है, ये बात अवश्य ध्यान रखें आप। ओके, हाँ जी, देख लो समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु का जो दायां भाग होता है वो बाईं ओर दिखाई देता है और जो बायां भाग होता है वो दाईं ओर दिखाई देता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पार्श्व के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, देखो जिया वो थाने फूल दिखे है, वो फूल ई दर्पण में, समतल दर्पण में आपा देखांगा तो जिकी आ साइड दिखन आ रही है थाने, आ साइड इली साइड दिखे। देखो यानी कि इस साइड में तो देखो यहां दाईं तरफ था और इस साइड में ये कहां आ गया? बाईं तरफ आ गया। कहां आ गया? बाईं तरफ आ गया। देखो यानी कि जिको दायो भाग हो वो बायो दिखाई देवे अपन, और जिको बायो भाग हो वो किन्ने दिखाई देने ला रहे हैं? दाई ओर दिखाई दे रहे हैं।
समझ गया। हाँ जी, तो पार्श्व प्रावर्तन के कारण ही रोगी जो वाहन होता है, रोगी वाहन जिन बोला आपा एम्बुलेंस, के बोला एम्बुलेंस के आगे विशेष तरह के एक अक्षर जो होता है, एम्बुलेंस जो अक्षर है, इनके अक्षरों को पार्श्व क्रम में लिखा गया है। देखो किस क्रम में लिखा जाता है, पार्श्व क्रम में लिखा जाता है, जिससे आगे चलने वाली गाड़ी के ड्राइवर के, गाड़ी जो आगे जा रही है उसका जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर के साइड में एक दर्पण लगा होता है, पास लगे जो दर्पण होता है, जिसको अपने साइड ग्लास या साइड दर्पण के नाम से जानते हैं, में इसका प्रतिबिंब जो होता है वो सही बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है, ध्यान रखना है। और उसे एम्बुलेंस लिखा हुआ नजरे आ जाता है, ताकि वह पीछे से आने वाले रोगी वाहन को साइड दे सके। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी। कैसी होती है? आभासी होती है। आभासी, और एक होता है इसमें वास्तविक। ध्यान दें, एक तो क्या है? आभासी, आभास करायो जावे जिन बोले, सिर्फ आभास हुआ कि जी आ चीज यहाँ है, वास्तव में है या नहीं है वो अलग बात है। आभास जहां हो रहा है वो आभासी है, समझ गए। एक होता है वास्तविक, एक क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक का मतलब वो रियल में होता है। रियल में क्या होता है कि वो वास्तव में है, वो वास्तविक है, समझ गए। आभासी का मतलब है सिर्फ आभास होना, सिर्फ क्या होना? आभास होना। और आभासी के साथ हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये बात है, अच्छे से ध्यान रखनी है। और वास्तविक के साथ में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखें, ओके। हाँ जी, देखो क्या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आभासी होती है। और आभासी है तो वो सीधी भी होगी, आभासी है तो वो सीधा होगा ही होगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। पहली बात, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। ये बात एग्जाम में पूछी हुई है, ये बात एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी दूरी पर होता है जिस पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। कहने का मतलब है जिया वो दर्पण पड़ियो है, इन दर्पण जितनी दूरी पर, जिया मान लो आ दूरी है, अठे कोई वस्तु पड़ी है अपना ने, आ वस्तु है, इंगी दूरी जी की है बा है अपना ने 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर है, समझ गया। तो 10 मीटर है तो इनको प्रतिबिंब जी को है, प्रतिबिंब यूं कितो दूर बनेगो? 10 मीटर दूर ही बनेगो। कितनी दूर बनेगो? 10 मीटर दूर ही बनेगो, समझ गया। यानी कि जितनी दूरी जो वस्तु की है दर्पण से, उतनी दूरी प्रतिबिंब की होती है। उतनी दूरी क्या होती है? प्रतिबिंब की होती है। ये बात ध्यान रखनी है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, प्रतिबिंब के प्रकार की बात करें। जो अभी मैं बात कर रहा था आपको, जो प्रतिबिंब हम देखते हैं जो दो प्रकार के दिखाई देते हैं अपने को, दो प्रकार के रूप में पढ़ते हैं अपने, एक तो आभासी और एक है वास्तविक। तो आभासी और वास्तविक देखो मैंने अलग अलग आपको डिफाइन करके बताया है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि वास्तव में आकर वो मिल रही है अगर किसी बिंदु पर, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, ओके। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर या दीवार पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। सिनेमा पर्दे पर बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंबों के उदाहरण हैं। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंबों के ही उदाहरण होते हैं। आभासी प्रतिबिंब की बात करें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिले बल्कि पीछे से बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे हम क्या कह देंगे? आभासी प्रतिबिंब कह देंगे। क्या कहेंगे? आभासी, सिर्फ आभास हो रहा है, समझ गए। और आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः सीधा होता है, हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और जो आभासी होगा उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। क्या है? आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। जी आप देखा वो शीशो ले गए आप देखा तो प्रतिबिंब बने तो बिम यहाँ लगे शीशे के मां बिंग आ गया, बिंग मां आवा क्या अपन आभास हुआ इंग मां दिखा आप जी आप अपनो चेहरो जी को बिंग मां दिखे, अपन सिर्फ आभास हुआ इंग मां, हाँ, लेकिन वास्तव में तो बिंग मां को नहीं, आप वास्तव में है क्या? नहीं है ना, तो वो क्या है? आभासी है। क्या है? आभासी है, समझ गए। हाँ जी,
दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये मोस्ट लगा लो और ये पेपर में छप गया, पेपर में छप गया, ध्यान रखना। क्या है, अगर कोई दो समांतर दर्पण है, दोनों दर्पण क्या है, समांतर है, और उनके बीच में अगर कोई वस्तु रख दे तो उस वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या बनेंगे, अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत होंगे, ध्यान रखना है। समकोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने, 3 प्रतिबिंब बनते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है आपने। कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 3 प्रतिबिंब बनते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। किसी अलग कोण पर अगर बात करें, अलग अलग कोणों पर दोनों दर्पणों को अगर अपने रख दें तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालें हम। किसी कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। बड़ी कौन सा सूत्र लगाना है, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस कर देना है 1। जैसे मान लो आपको कह दे यदि थीटा का मान है 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री है, अगर थीटा का मान है 45 डिग्री तो दो समतल दर्पणों के बीच रखे जो बिंब है या वस्तु है उनके प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपने 360 के अंदर 45 का भाग दे देना है, 360 में क्या कर देना है, 45 का भाग दे देना है। 45 का भाग लगाओ, इसमें कितना आ जाएगा, देखो 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, कितना आ जाएगा 8। 8 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 7। और 8 जो है ना, 8 ये आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा, ए ऑप्शन 8 ही होगा, और 8 ही करके आते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। तो ये गलती नहीं करनी, आज के बाद आपने क्या करना है, माइनस ए करना है। यदि 360 बटा थीटा का मान है, अगर 360 में जो आपको डिग्री दे रखा है, जो थीटा का मान दे रखा है उसका 360 में भाग लगा दें अगर, और मान आ जाए सम, मान आ जाए सम, तो वस्तु क्या होगा, सममित रूप में होंगे। किस रूप में होंगे, सममित रूप में होंगे, ये बात याद रखना है। और दूसरी बात, अगर 360 में थीटा का मान लगाने पर उत्तर आए अपना विषम संख्या में, किस में आए, विषम संख्या में आए, तो असममित रूप में होंगे। क्या होंगे, असममित रूप में होंगे। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनने वाला है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है, ध्यान से रखना। हाँ जी, नेक्स्ट है 360 डिग्री के कोण के मान का भाग देने पर भागफल पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। अगर 360 में किसी डिग्री का मान दे दिया आपको, थीटा दे दिया, और उसमें भाग दे दे और मान पूर्णांक में ना आए, तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हम अगला पूर्णांक लेते हैं। क्या लेते हैं, अगला पूर्णांक लेते हैं। मान लो आपने कोई 360 में किसी ऐसे थीटा का भाग दिया और उसका उत्तर जो है वो आपके पास आ गया, जैसे 6.5, क्या आ गया, 6.5 आ गया, तो आपने 6.5 नहीं लेना है, आपने क्या पढ़ना है, इसको 7, यानी आगे वाला पूर्णांक लेना है। आपने क्या लेना है, आगे वाला पूर्णांक लेना है, यानी 7 मानना है, इसको क्या मानना है, 7 मानना है। समझ गए, हाँ जी, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, समतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। समतल दर्पण का उपयोग, एक तो आपनो चेहरो देखा, के देखा, चेहरो देखा आपा, वो क्या उसका उपयोग है कि नहीं है, देखो ये है ना। दूसरा बहुरूपी दर्शी जो होते हैं, यानी कि कैलिडोस्कोप जिसको बोल देते हैं अपने, या जो पेरिस्कोप होते हैं, उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा आ जाता है अपना गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ को रचित या उसको लेपित कर दे अपनी, लेपित करने पर इसका दूसरा पृष्ठ जो है वो परावर्तक की भांति काम करने लग जाए, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। समझ गए, हाँ जी। गोलीय दर्पण जो है उनको हमने कितने रूप में पढ़ते हैं, 2 रूप में पढ़ते हैं। एक तो है उत्तल दर्पण, एक तो कौन सा, उत्तल दर्पण, और एक है अपने पास है अवतल। उत्तल कौन सा होता है, यदि गोलीय पृष्ठ के भीतरी भाग को क्या कर दें अपने, रचित कर दें यानी लेपित कर दें, तो उसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक की भांति कार्य करता है, जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये एक कोई गोला है, क्या है, ये एक गोला है, इसका एक भाग ले लिया, इसे अपने
एक भाग ऐसे ले लिया, इस भाग का जो भीतरी भाग है, अंदर का भाग है, इसको अपने क्या कर दिया, लेपित कर दिया। अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कौन सा हुआ, ये बाहर वाला, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, परावर्तक के पृष्ठ है। जब ये बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ हो तो हम उसको क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। अर्थात वक्र का उभरा हुआ भारी तल उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है, मुख्य अक्ष से क्या जाती है, दूर चली जाती है। अर्थात किरणों का अपसरण हो जाता है। क्या हो जाता है, अपसरण हो जाता है। इसलिए इसे अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसार का मतलब होता है फैलाना। क्या, फैलाना। अपसार का मतलब क्या होता है, फैलाना। यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो किरणें आती है, उत्तल दर्पण पर जो किरणें पड़ती है वो उनके से टकराने के बाद क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे ये देखो, ये क्या है, एक, ये ध्यान दें, इस तरीके से क्या है, अपने पास एक गोले का भाग है, इसको पूरा करें तो ऐसे एक गोला बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, कि गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस गोले का जो एक छोटा सा जो अंश है, छोटा सा एक भाग जो है, उसके अंदर की साइड को अपने क्या कर दें, लेपित कर दें। क्या कर दें, लेपित कर देंगे। तो जो बाहर वाला भाग है, ये जो बाहर वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएगा, परावर्तक के पृष्ठ कहलाएगा। कौन सा होगा, ये परावर्तक पृष्ठ। और इस परावर्तक पृष्ठ पर जैसे ही कोई प्रकाश किरणें अपनी गिराएंगे तो वो ऐसे फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, यानी कि अपसारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपसारित हो जाएगी। ओके, हाँ जी। उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें, उपयोग से प्रश्न लिए जाते हैं, उपयोग से प्रश्न लिए जाते हैं। ध्यान रखना है उपयोग को। मुख्य रूप से उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के बगल में पीछे आने वाले वाहनों को देखने में किया जाता है। पहला मुख्य उपयोग जो है वो यही है। कोई भी वाहन होता है उसके साइड, जो ड्राइवर के साइड में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण है, वो उत्तल दर्पण है। कौन सा है, उत्तल दर्पण है। सड़कों पर प्रकाश लैंपों में भी प्रकाश को फैलाने के लिए काम में आता है ये। यानी कि सड़कों के ऊपर जो प्रकाश लैंप लगे होते हैं, बड़ी वस्तुओं को छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करके सजावट के लिए भी काम में आ जाता है ये। यानी कि उसका बड़ा जो है, बड़ी वस्तु है और उसका छोटे रूप में देखने के लिए भी इसका काम में लेते हैं अपनी, है ना। बिंब की स्थिति, इसके जो प्रतिबिंब जो बनते हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। अगर वस्तु रख दें अनंत पर, वस्तु कहां रख दें, अनंत पर रख दें, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा और दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। क्या दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। अब दूसरी तरफ बन रहा है, ध्यान दें, जिस ओर दर्पण है वस्तु, जैसे ध्यान दें कि अपन लोग खड़े हैं तो अब अपना चेहरा जो है वो अगर दूसरी तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ बन रहा है तो सिर्फ आभास हो रहा है कि दूसरी तरफ चेहरा है, वास्तव में है नहीं वो। वास्तव में अपने कहां है, सामने खड़े। अगर जिस ओर वस्तु है उसी ओर ही प्रतिबिंब बन जाए तो वास्तविक है। दर्पण में ये याद रखना है आपने। ओके, हाँ जी। तो इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी, और आभासी है तो वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और जब अनंत पर है, अनंत पर वस्तु है तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर। और फोकस बिंदु पर किस रूप में बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। इसके अलावा और कहीं भी रख दें, अगर अपने और कहीं भी रख दें, लेकिन दूरी सीमित होनी चाहिए। दूरी क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। यानी कि अपने यूं कह सकते हैं, अनंत और जो अपना ध्रुव है उसके बीच में अगर वस्तु रखें तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। पीछे बन रहा है तो क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लें, अवतल दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करें, अवतल दर्पण की बात करें। यदि गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए भाग को रजतित किया जाता है
तो इसका भीतरी पृष्ठ जो है वो परावर्तक की भांति काम करने लग जाता है। अब अंदर वाला भाग है, यानी बाहर वाले भाग को क्या करना है, लेपित कर देना है। तो अंदर वाला भाग क्या करने लग जाएगा, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करने लग जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, इसको अवतल दर्पण कहेंगे, अर्थात वक्र का अंदर धंसा हुआ तल जो है वो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसृत होती है। क्या होती है, अभिसृत होती है। अभिसृत का मतलब होता है एकत्रित हो जाना, इकट्ठा होना। क्या होना, इकट्ठा होना। इसीलिए इस दर्पण को कहा गया है अभिसारी दर्पण। कौन सा, अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अभिसार का मतलब होता है इकट्ठा करना। अभिसार का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। यानी कि उत्तल दर्पण से किरणें गुजरने के बाद एक बिंदु पर क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। अवतल दर्पण में परावर्तन दबी सतह से होता है। कौन सी सतह से होता है, दबी सतह से होता है। ये जो दबी हुई सतह दिख रही है ना, अब देखो इसके अंदर, देखो इसको गोला बनाओ आप, गोला बनाएंगे तो देखो बाहर वाली पृष्ठ जो है वो देखो इसकी क्या है, लेपित है। पहले अंदर वाली थी, अब बाहर वाली है। अब बाहर वाली है तो अंदर वाला जो भाग है ये परावर्तक हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा अपना। कौन सा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। अंदर वाला भाग जो है, धंसा हुआ जो भाग है अंदर, समझ गए। इसके उपयोग की अगर बात करें तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में जो अपने दर्पण काम में लेते हैं, जो सेविंग दर्पण के रूप में कह सकते हैं, अपनी जो सेविंग दर्पणों के रूप में जो काम में लेते हैं दर्पण, वो कौन से होते हैं, वो अवतल दर्पण होते हैं। इसके अलावा सर्च लाइट में भी इसका उपयोग करते हैं अपनी। वाहनों की हेडलाइट में भी इसका उपयोग होता है। हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, अवतल होता है। नाक, कान, गला द्वारा जो प्रयुक्त उपकरणों में जो दर्पण लगा होता है वो भी कौन सा होता है, अवतल होता है। दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त उपकरण में जो किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जो दांतों का डॉक्टर जो होता है वो उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करता है, एक दर्पण का प्रयोग करता है। और उस दर्पण, कौन सा दर्पण लगा होता है उस उपकरण के अंदर, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। सौर कुकर में या सौर सेल के अंदर भी किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब इनके प्रतिबिंब की बात करें, अगर प्रतिबिंब कहां बनते हैं, उसमें तो दो ही कंडीशन थी। इसमें कुछ कंडीशनें उससे ज्यादा होती है, यानी कि 5 से 6 कंडीशनें अपने देखते हैं। कितनी, 5 से 6 कंडीशनें देखते हैं। अगर वस्तु रख दें अनंत पर, कहां रख दें, अनंत पर रख रहे हैं, तो अनंत पर रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर ही बनेगा, चाहे वो उत्तल है चाहे वो अवतल है, दोनों दर्पणों में सेम बनेगा। उसमें तो क्या था, प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा था। अब दूसरी तरफ बनेगा तो कैसा होगा, आभास कराएगा, सिर्फ अपने को आभासी होगा। इसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा, जिस ओर वस्तु रखेंगे उसी ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। जिस ओर वस्तु रखेंगे उसी ओर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो उसी ओर बन रहा है तो कौन सा होगा, वास्तविक है। और वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। और बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। नेक्स्ट देख लो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दे, अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस से और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस से और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और इधर ही बन रहा है तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा, छोटा। वक्रता केंद्र पर रख दे तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो केंद्र पर ही बनेगा। और वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा और बराबर बनेगा। जब अपने केंद्र पर रखते हैं, सी पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है और समान आकार का बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच अगर रखेंगे तो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अनंत के बीच बनेगा और उसी ओर बन रहा है तो वास्तविक और बड़ा बनेगा। फोकस बिंदु पर रख दें अगर तो कहां बनेगा, अनंत पर। तो कहां बनेगा, अनंत पर। तब भी क्या होगा, वास्तविक और अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। अब अनंत पर बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा। देखो, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रख दें, अगर कहां रख दें, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रख देंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। और पीछे बन रहा है तो सिर्फ आभास कराएगा अपने को, आभासी होगा और बड़ा होगा।
अगर धुरों पर ही रख दें, अपने कहां रख दें, धुरों पर, तो भी कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और पीछे बन रहा है तो सिर्फ क्या होगा, आभास कराएगा, यानी कि आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। ओके, हाँ जी। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो है उनकी बात कर लेते हैं अपने। देखो अलग अलग बात कर लेते हैं। ये अपना कोई भी दर्पण है, देखो एक गोले का भाग है, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये आप के पास एक कोई भी दर्पण है। इस दर्पण का जो बीच का जो बिंदु होता है, इस दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ओके, और इससे जो दर्पण होता है ये एक गोले का क्या होता है, भाग होता है। और इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, या अपने यूं कह सकते हैं कि जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, वो गोले का भाग है। और उस गोले की जो त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और ये एक जो अपना ध्रुव आया है और वक्रता केंद्र आया है, इससे एक काल्पनिक रेखा गुजार दें अगर अपनी, यानी कि कल्पना कर लें कि इनसे एक रेखा गुजर रही है, ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है अपनी। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, अगर कोई अपने वस्तु डाल रहे हैं, जैसे मान लो इस मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हैं वस्तु, और समांतर लेने के बाद ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होने के बाद इसको जैसे ही पीछे बढ़ाते हैं अपने, देखो पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो ये पीछे की ओर जिस बिंदु पर, जिस बिंदु से ये टकरा रही है वो क्या है, वक्रता केंद्र। साथ ही साथ ये ऐसे भी टकराएगी, देखो। तो जिस बिंदु पर ये फोकसित होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अपने को, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। और फोकस बिंदु को हम किससे लिखते हैं, एफ से। किससे लिखते हैं, एफ से। इस फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस से दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। एक चीज याद रखें, देखो आपके पास ये जो फोकस दूरी है, ये इस वक्रता त्रिज्या की क्या दिख रही है आपको, आधी है कि नहीं है। इस वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। तो हमेशा याद रखना है एफ बराबर क्या होता है, r/2। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या ले लिया जाता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो F बराबर क्या होता है, r/2 होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2F बराबर क्या होता है, r होता है। 2F बराबर क्या होता है, r होता है। ये ध्यान रखना है। देख लो यहां मैंने अलग अलग जो इस चित्र के अंदर दिखा रखा है कि कौन सा क्या है, उसको यहां नाम दे दिए। AB यहां क्या है, एक द्वारक है। AB क्या है, द्वारक है। द्वारक का मतलब ये अपने पास देखो, यहां ये दर्पण था, इस दर्पण का ये सिरा और ये नीचे का सिरा, इनको आपस में अगर मिला दे, इस तरीके से एक रेखा दिख रही है अपने को। ये जो रेखा होती है, इस दर्पण का जो व्यास है, ये व्यास ही क्या कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ओके, हाँ जी। जो O है वो क्या है, ध्रुव है। O क्या है, ध्रुव है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। OC वक्रता त्रिज्या, F फोकस बिंदु है, OF फोकस दूरी है, और CPN अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। इनको अलग अलग को मैंने अलग अलग परिभाषित किया है, इनको आप देख सकते हैं। देखो द्वारक, गोले का वह भाग जो कि परावर्तक की भांति कार्य करता है, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण में द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। वक्रता के अंदर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, और इस गोले के केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसको C से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, C से लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या,
उसकी त्रिज्या जो होती है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? आधी होती है। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी आपने। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव ओ और वक्रता के अंदर सी को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिल जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु को किससे लिखते हैं? एफ से लिखेंगे। किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव व फोकस के बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं, याद रखना है। किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है आपने। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? ध्यान दें। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी स्थित हो, उसका प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा, और दर्पण के पीछे फोकस व ध्रुव के बीच बनता है हमेशा ही। ध्यान रखना है उत्तल दर्पण की बात। गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी, उत्तल और अवतल दोनों ही दर्पणों की फोकस दूरी निम्न सूत्र से अपने ज्ञात कर सकते हैं, जिसको दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। इसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र है। ये भी एग्जाम में कई बार सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा आपने। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। 1/v प्लस 1/u होता है। f जो है वो ध्रुव से फोकस दूरी है। v ध्रुव के जो ध्रुव होता है। अब ध्यान रखें एक चीज और, दर्पण से जो भी दूरी मापते हैं अपने, चाहे वो बिंब की दूरी है, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी है, चाहे वो फोकस दूरी है, हम किससे नापेंगे? दर्पण का जो ध्रुव बिंदु होता है, जो ध्रुव होता है, उस ध्रुव से ही मापते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको v से लिखते हैं, और u जो होता है वो वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। चिन्ह परिपाटी क्या होती है? देखो, चिन्ह परिपाटी क्या होती है ये ध्यान रखें। वस्तु की दर्पण से दूरी u सदैव ऋणात्मक होती है। u क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? देखो बच्चे ध्यान दें, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, निर्देशांक ज्यामिति में दो निर्देशांक पढ़ते हैं अपने। क्या? एक तो x अक्ष पढ़ते हैं और एक y अक्ष पढ़ते हैं अपने। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? इसमें x अक्ष पर इधर जो दाईं तरफ है वो मान हम प्लस में लिखते हैं, और बाईं तरफ हम मान किस में लिखते हैं? माइनस में। ऐसे ही y अक्ष के ऊपर की तरफ हम मान किस में लिखते हैं? प्लस में, और नीचे की तरफ मान किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। अब हम वस्तु जो है वो ये मान लो ये क्या है? दर्पण है एक तरीके से। ये दर्पण हो गया, और ये क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। देखो किसका काम कर रही है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो है वो x अक्ष का काम कर रही है। दर्पण जो होता है वो किसका काम कर रहा है? y अक्ष का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? y अक्ष का काम कर रहा है। अब हम दर्पण से जो वस्तु रखते हैं वो सदैव, चाहे वो उत्तल है चाहे वो अवतल दर्पण है, दोनों में ही हम वस्तु कहां रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। कहां रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। तो इसलिए जो u का मान होता है वो सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जो है v वो ऋणात्मक होती है। वास्तविक किस में बना था? अब वास्तविक अपने अच्छे से जानते हैं, अवतल दर्पण में बना था। किस में बना था? अवतल दर्पण के अंदर बना था। और अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से पहले ही बनता है, यानी कि बाईं ओर ही बनता है। जिस ओर वस्तु रखते हैं उसी ओर ही बनता है, तभी तो वो वास्तविक होगा। तभी तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो उस अवतल दर्पण में v का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी किस में बना था? आभासी बना था सरे उत्तल दर्पण में। किस में बना था? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्यों? कहां बना था? दर्पण के दूसरी तरफ। और दर्पण के दूसरी तरफ जो बनता है उसको हमने किस में लिखते हैं? प्लस में लेते हैं। देखो दाईं तरफ जो बनता है, ओके, तो उसका मान किस में होगा? धनात्मक होगा। किस में होगा? धनात्मक होगा। ओके, हाँ जी।
उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो f है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल में अगर v धनात्मक है तो f भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ये बात अच्छे से याद रखनी है। और अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने। नेक्स्ट से एक अपने पास यहां मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। देखो आपको मैंने अभी एक चीज बताई, ध्यान दें, आप इसको ऐसे याद कर लें। देखो अवतल और एक था अपना उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण था। हमने दो दर्पणों की बात की। देखो दो दर्पणों की बात की। चिन्ह परिपाटी जो है वो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो हमने एक u का मान देखना है, एक f का मान देखना है और एक v का मान देखना है। समझ गए, तीन ही बात है अपने पास। u दोनों में माइनस होता है, u दोनों में क्या होता है, माइनस होता है, चाहे वो अवतल है चाहे वो उत्तल है। समझ गए। f का मान है, f का मान हमने देखा था जो उत्तल दर्पण था इसमें क्या था, प्लस था। देखो क्या था, धनात्मक बनता है, क्यों, दूसरी तरफ बनता है और दूसरी तरफ बन रहा है तो v का मान भी क्या होगा, प्लस होगा। इसमें जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर ही बन रहा है, इसलिए v का मान भी माइनस होगा, f का मान भी क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो अवतल में तीनों माइनस होते हैं, उत्तल में सिर्फ u माइनस होता है, सिर्फ u जो है वो माइनस होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो एग्जांपल पर, किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। अब बच्चे दर्पण के पीछे किसमें बनता है, दर्पण के पीछे उत्तल दर्पण में बना था। कहां बना था, उत्तल दर्पण में बना था। अगर अवतल में बना है तो आभासी बना है, और आभासी बना है तो v का मान और f का मान क्या होगा, माइनस होगा। किसमें होगा, माइनस होगा, ध्यान रखना है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है, फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है। देखो अपने को क्या दे रखा है, दर्पण जो है, जो वस्तु है वो कितनी दूर रख रखी है अपने दर्पण से, 0.15 मीटर की दूरी पर रख रखी है, यानी कि u जो है वो अपने पास क्या है, 0.15 मीटर है। समझ गए, हाँ जी, कितना है, 0.15 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और u माइनस में लेना है हमने। किस में लेना है, माइनस में लेना है, पहली बात। अब रही बात v की मान की, v क्या है, दर्पण से कितना पीछे बन रहा है, कितनी दूरी पर है, 0.6 मीटर दूर बन रहा है। अब दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बन रहा है, और आभासी बन रहा है इसका मतलब मान किसमें होगा, माइनस में, किसमें होगा, प्लस में, सॉरी किसमें होगा, प्लस में। आभासी बन रहा है ना, आभासी बन रहा है तो आभासी के लिए जो v का मान है वो किसमें लेना है, प्लस में लेना है। किसमें लेना है, आपने प्लस में लेना है। हमें क्या ज्ञात करना है, f जो है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, f जो है वो ज्ञात करना है। मैंने आपको अभी दर्पण सूत्र बताया, क्या था, 1/f बराबर एक बटा v प्लस 1/u था। क्या था, 1/v प्लस 1/u था। 1/v का मान क्या है, देखो 0.6 प्लस 1/u का मान क्या है, देखो 0.15 है। इस पॉइंट को उड़ा के 0 लगा देते हैं, इस पॉइंट को उड़ा के ऊपर 0 लगा दिए, और ये मान किसमें था, देखो माइनस में। u का मान किसमें लेना है, माइनस में लेना है। तो ये क्या बन गया, देखो 10/6। जब u का मान माइनस में और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये कितना बन गया, 100/15 बन गया। अब आप इसमें लघुत्तम ले लो, कितना आ रहा है, 15 और 6 में लघुत्तम है 30, कितना बन रहा है, 30। 6 का भाग 30 में लगाओ, कितनी बार गया, 5 बार। 5 को 10 से गुणा कर दो, 50, माइनस 15 का भाग 30 में लगाओ, कितना गया, 2 बार। 2 को 100 से गुणा करेंगे, 200, कितना आ जाएगा, 200। अब ऊपर क्या देखो, प्लस के तो 50 है और प्लस के तो कितने अपने पास है, 50 है, और माइनस के कितने अपने पास है, 200 है। तो माइनस के कितने ज्यादा है, 150, बटा में कितना है, 30। 0 से 0, 3 का भाग लगा देंगे 5, तो क्या आया, माइनस से 5.0 कह सकते हैं, माइनस 5.0 मीटर कह सकते हैं। यानी कि जो फोकस बिंदु है वो कितना बनेगा, फोकस बिंदु जो है वो अपना कितना बनेगा, फोकस बिंदु जो है वो कितना दूर बनेगा, 0.5 मीटर आना चाहिए ना। तो एक मिनट, कितना, 0.6 मीटर था ये v का मान, u का मान 0.15 था, पॉइंट उड़ा दिया 10 और ये 100, ठीक है। और ये बन गया 10/6 और ये बन गया 100/15 अपना, है ना।
15 और 6 में अपने एलसीएम ले लिया 30, 6 का भाग लगाया 5, 5 से 10 को गुणा किया 50, माइनस से 15 का लगाया 2, 2 से गुणा किया 200 और 30, ठीक है, माइनस के 150 बटा में 30, 0 से 0 काट दिया, माइनस 5.0 मीटर, यानी कि माइनस 5 मीटर आना चाहिए, यानी कि 5 मीटर आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए, 5 मीटर आना चाहिए था, है ना, यानी कि यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, 5 मीटर आएगा, क्या आएगा, 5 मीटर आ जाएगा, समझ गए, यानी कि जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी, 5 मीटर होगी, कितनी होगी, 5 मीटर होगी। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, अपवर्तन। अब बात करते हैं अपनी अपवर्तन पर, किस पर बात करते हैं, अपवर्तन। हमने अभी तक क्या देखा, परावर्तन की बात कर रहे थे, सिर्फ किसकी बात की हमने, सिर्फ परावर्तन की बात की है। अब चलते हैं अपने अपवर्तन की ओर। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पृथककारी पृष्ठ पर अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन, क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, समझ गए। हाँ जी, प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, क्या आए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए। विरल माध्यम कौन सा होता है, ऐसा माध्यम जिसके कण क्या हो, दूर दूर हो, वो माध्यम कौन सा होता है, विरल माध्यम। और सघन माध्यम, सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें कण क्या हो, पास पास हो, कण क्या हो, पास पास हो, समझ गए। हाँ जी, अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रहा है तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ध्यान दे, ये अपना क्या है, विरल माध्यम है, क्या मान लिया, विरल माध्यम मान लिया, यानी कि ये अपने पास वायु है, वायु एक माध्यम है, और ये अपने मान लिया जल है, क्या मान लिया, जल है। जल देखो, अब जल में के जो कण है वो क्या होंगे, पास पास, किसकी अपेक्षा, वायु के कणों की अपेक्षा जल के जो कण होंगे वो क्या होंगे, पास पास, तो ये सघन माध्यम है। अब जैसे ही इसमें कोई प्रकाश किरण आ रही है, अब प्रकाश किरण आ रही है तो इस पृथककारी पृष्ठ से टकराकर अपने पथ से तो विचलित होगी, लेकिन वो अभिलंब की ओर, जो अपने एक लंब डालते हैं, इस लंब की ओर झुक जाएगी, लंब की ओर झुक जाती है। देखो, यानी कि जानी चाहिए तो थी उधर, देखो इस रास्ते, लेकिन वो अभिलंब की ओर आ गई, देखो क्या आ गई, अभिलंब की ओर आ गई। तो ध्यान रखना है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश किरण कहां चली जाती है, अभिलंब की ओर, कहां चली जाती है, अभिलंब की ओर, याद रखना है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो उसका उल्टा हो जाता है। अब क्या होगा कि अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। जैसे ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, अब ऊपर क्या है, देखो सघन माध्यम है और नीचे क्या है, विरल है। सघन मान लो ये जल है और ये नीचे वाला अपनी मान लेते हैं वायु है, देखो क्या मान लिया, वायु है, समझ गए। अब इसमें जैसे ही प्रकाश किरण आ रही है तो ये प्रकाश किरण आने के बाद, यानी कि ये जानी चाहिए तो थी इस रास्ते, अब अपने पथ से क्या होगी, ये विचलित हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो अभिलंब कौन सा है, ये अपने लंब गिराते हैं जो, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, देखो अभिलंब से दूर चली गई, कब, जब वो सघन से विरल में आई, और जब वो विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, ये दोनों बात महत्वपूर्ण है, दोनों बात अच्छे से तैयार करके जाना है अपने, क्या कि जब विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर है, और जब सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बात ध्यान रखनी है अपनी, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अपवर्तन के नियम की बात करते हैं। अपवर्तन के नियम की बात करें अगर, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसे ही प्रकार अपवर्तन का प्रथम नियम कहा गया है। क्या कहा गया है, अपवर्तन का प्रथम नियम कहा गया है। जब साइन आई और साइन आर का मान निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, तो इस मान को हम किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, ध्यान रखना है, म्यू से लिखते हैं। इसे सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और यही अपवर्तन का क्या है, दूसरा नियम है।
यही क्या है, दूसरा नियम है। और प्रायोगिक रूप से इस नियम को किसने खोजा था? स्नेल ने खोजा था। किसने खोजा था? स्नेल ने खोजा था। किसने? स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कौन से नियम को? अपवर्तन के दूसरे नियम को। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखना है हमेशा ही, साइन आई बटा साइन आर जो है बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। बराबर क्या होता है? नियतांक। और नियतांक हम किस रूप में लिखते हैं? म्यू के रूप में लिखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। यह नियतांक ही अपवर्तनांक कहलाता है। और पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? आपतन कोण पर निर्भर करता है। यह बात अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? आपतन कोण के ऊपर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आपतन कोण पर निर्भर करता है। यह बात आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक यदि कम है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। ये बात ध्यान रखना है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। और अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल वेग एवं तरंग दैर्ध्य में बदलाव होता है, उनमें ही परिवर्तन होता है। दूसरी बात, सघन से विरल में जाने पर किरण अभिलंब से दूर और विरल से सघन में जाने पर किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसके अलावा उदाहरण की अगर बात करें, अपवर्तन के उदाहरण कौन से देखते हैं? अपने देखते हैं पानी से भरे बीकर के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना किस घटना के कारण प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किस घटना के कारण है? अपवर्तन की घटना के कारण। इसके अलावा रात्रि में तारों का टिमटिमाना, यह भी किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देना, है ना, यानी कि सूर्य जो है उस क्षैतिज रेखा से भी अपने को पहले दिखाई दे जाता है। इसके अलावा पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यह भी अपवर्तन के कारण है। आग के उस पार वस्तु का झिलमिलाते हुए नजर आना, यानी कि आग जल रही है और उसके दूसरी तरफ कोई वस्तु है तो वो अपने को झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण पानी में नींबू या अन्य चीज का बड़ा प्रतीत होना, है ना, यह भी किसके कारण है? अपवर्तन के कारण है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार बड़ा प्रतीत होना, सूर्योदय से कुछ पहले दिखाई देना, सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देना, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। और कितने टाइम, समय भी ध्यान रखें, इसमें समय भी कई बार पूछ लिया जाता है, समय भी ध्यान रखें। कितने मिनट पहले तक दिखाई देता है? 2 मिनट। और बाद तक भी 2 मिनट है। बाद तक भी कितना है? 2 मिनट तक होता है, ध्यान रखना है। ये समय भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तालाब में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यह भी किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। अब बात करते हैं विवर्तन की। किसकी बात करते हैं? विवर्तन की बातें करते हैं। विवर्तन अपारदर्शक अवरोध की तीक्ष्ण कोणों या किनारों से प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है वो विवर्तन कहलाती है। देखो, कल अपने बात कर रहे थे ग्रहण के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे थे? ग्रहण के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था जो प्रकाश स्रोत होता है उससे प्रकाश किरणें आती हैं। जैसे ही वो प्रकाश किरणें आएगी तो बीच में जो अवरोधक होगा उस अवरोधक से टकराकर वो वहां से क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर या साइड से निकलने का प्रयत्न करता है। तो जैसे ही वो साइड से निकलती है तो ये जो घटना है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं।
इस घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे कि किसी भी वस्तु का जो छाया बनती है वो किस घटना के कारण बनती है, तो वो छाया किस घटना के कारण बनती है? विवर्तन के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? विवर्तन के कारण बनती है। समझ गए? ध्यान रखना है, किसके कारण? विवर्तन के कारण बनती है। ओके, प्रकाश का विवर्तन प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश किरणों की तरंग दैर्ध्य अवरोधक के कणों के आकार से बहुत कम होने के कारण प्रकाश किरणें कम विवर्तन दर्शाती है, याद रखना है। जबकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, और अधिक होने के कारण विवर्तन जो है वो क्या दिखाई देता है? ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि विवर्तन जो होता है वो ज्यादा होता है। आपने देखा होगा एक कोई कमरा है, जैसे दूसरे कमरे में कोई व्यक्ति या कोई शोर हो रहा है, तो वो शोर अपने को दूसरे कमरे में सुनाई दे जाता है, देता है कि नहीं देता? इसका मतलब क्या है कि उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या है? ध्वनि की ज्यादा है। तरंग दैर्ध्य क्या है? उसकी ज्यादा है। और वहीं अगर उसमें प्रकाश है तो वो प्रकाश बाहर आएगा तो कुछ अंश उस प्रकाश का, यानी कि कुछ कम मात्रा में अपने को दूसरे कमरे के अंदर दिखाई देगा, यानी कि ज्यादा दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है? कम होती है। समझ गए? ध्यान रखना है। इसीलिए देखो मैंने लिख दिया यहां, इसीलिए एक कमरे से दूसरे कमरे में ध्वनि सुनाई दे जाती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? ज्यादा होती है। परंतु प्रकाश का ना के बराबर पहुंच पाता है, यानी प्रकाश से न के बराबर पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होती है। उदाहरण की बात करें, दूर खगोलीय पिंडों की सतह का खुरदरा दिखाई देना, ये किसके कारण है? विवर्तन के कारण है। सीढ़ी का चमकना, ये भी किसके घटना है? विवर्तन की घटना है। किसकी घटना है? विवर्तन की घटना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई कोई किरण अगर पृथककारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से, किस कोण से? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाए तो उसका पुनः उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण को किससे लिखेंगे? थीटा सी से लिखते हैं अपने, थीटा सी से। क्रांतिक कोण से अधिक होना जरूरी है, अधिक होना जरूरी है, ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलता है हमेशा ही। प्रकाश जो होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलता है। क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह मान है जिस पर अपवर्तित किरण पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? पृथककारी पृष्ठ के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। उसी कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। हीरा में जो क्रांतिक कोण है वो कितना है? 24 डिग्री होता है। जल का क्रांतिक कोण कितना होता है? 42 डिग्री होता है। कितना होता है? 42 डिग्री होता है। अपने अच्छे से जानते हैं हीरे का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन क्रांतिक कोण क्या है? इसका उल्टा है। उदाहरण की बात करें, हीरे का चमकदार दिखाई देना, यह भी किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, है ना, मरीचिका वाला, मृग तृष्णा, याद करो। गर्मी में सड़क पर चलते वाहनों को पानी का भ्रम होना, यह भी कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, टूटे कांच की सतह का चमकना, पानी के बुलबुले का चमकदार दिखाई देना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, प्रकाशीय तंतुओं में, सजावटी लैंपों में, दूर संचार लाइनों में, एंडोस्कोपी में। कहा? एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी क्या होता है? जो अपने आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंग जैसे ग्रशिका है, अमाशय है या आंत है, इनका दृश्य देखने के लिए हम एक लाइट पाइप, कौन सी? लाइट पाइप के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोस्कोपी। क्या बोलते हैं उसे? एंडोस्कोपी कहते हैं। तो ये था अपना विवर्तन।
इसके ऊपर एक ये अपना टॉपिक जो है वो लेंस है, जो रह गया है लेंस के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। कल क्लास जो है वो लंबी हो रही है थोड़ी, तो बाकी की जो चर्चा है वो अपनी करेंगे कल की क्लास में। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बन भी की मिल जे मैटर जिको है वहां तक पहुंचन कौन ला रहे हो वहां तक पहुंचाओ, ताकि बांगा भी कोई एक आधो पर्सन जिको है वो सही हो जाए तो थारो भलो हो जी सी। तो वहां तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।